गाइस, तो हम रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं? भस्म। तो आज का हमारा टॉपिक है मुक्तापृष्टि एंड भस्म। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मुक्ता को किस वर्ग में रखा गया है, तो इसको रत्न वर्ग में रखा गया है। संस्कृत में मुक्ता को मौक्तिकम कहते हैं और हिंदी में इसको मोती कहते हैं। इंग्लिश में इसको पर्ल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय मुक्ता, मुक्ताफल, सुक्तिज, शक्तिय, शशिरत्न, शशिप्रिय, अम्बुसार। ये जो मुक्ता वाले हैं, मुक्ता हो गया, मुक्ताफल हो गया, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुक्ता के पर्याय हैं। लेकिन अगर सुक्तिज पूछ लिया या शक्तिय पूछ लिया या शशिरत्न या फिर पूछ लिया शशि प्रिय किसका पर्याय है या अम्बसार किसका पर्याय है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सब मुक्ता के पर्याय हैं। इसके इतिहास की बात करें तो जो मोती है ये कैसे बनती है? तो जो स्वाति नक्षत्र होता है उसकी बूंद जब सीप में पड़ती है तो उसी से मोती बनता है। अगर पौराणिक मान्यताओं की माने तो मान्यता ये है कि बालासुर नाम का एक दैत्य था, उसका दांत टूटता है तो उसी दांत को क्या बोल दिया गया है? मोती बोल दिया गया है। बालासुर दैत्य के टूटे हुए दांत को क्या बोल दिया गया है? मोती बोल दिया गया है। बात करें कि इसका वर्णन हमें किस काल में देखने को मिलता है, तो चरक काल में इसका हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसका प्रयोग चरक काल से ही देखने को मिल रहा है। इसके भस्म जो मोती है उसके भस्म का, उसके चूड़ का प्रयोग अनेक रोगों में चरक काल में देखने को मिलता है। वो लोग किस में प्रयोग करते थे? तो अभ्यंतर प्रयोग करते थे। अभ्यंतर मतलब इंटरनल इसका यूज़ करते थे। अब मुक्ता के शोधन और मारण की बात करते हैं तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। हमारी ट्रिक क्या है? जय माता दी मामू जी, जय माता दी मामू जी। तो इसका हम शोधन कैसे करेंगे? तो जय माता दी से। कैसे? जय से हमारा क्या हो गया? जयंती पत्र सुरस। माता से हमारा क्या हो गया? मुक्ता हो गया। दी से हमारा क्या हो गया? तो दोला यंत्र हो गया। तो जय माता दी। तो जय से क्या हो गया हमारा? जयंती पत्र स्वरस हो गया। तो मुक्ता को हमें जयंती पत्र स्वरस में दोला यंत्र में डाल के फिर इसका हमें 3 घंटे तक स्वेदन करना है। तो उससे हमारी जो मोती होती है, मुक्ता होता है, वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अब मारड़ देखते हैं। तो मारड़ क्या है? हमारी मारड़ की ट्रिक क्या है? मामू जी। तो माँ से हमारा क्या हो गया? मारड़ हो गया। मुँह से हमारा क्या हो गया? मुक्ता हो गया, मुक्ता चूड़ हो गया। और जी से हमारा क्या हो गया? जल, मतलब गुलाब जल। तो इसका हम मारड़ कैसे करेंगे? तो इसका मारड़ करने के लिए जो शोधित मोती है, शुद्ध मोती है, इसी का हमें चूड़ बना लेना है। चूड़ बनाने के बाद इसको गुलाब जल में हमें भावना देनी है। गुलाब जल से इसको हमें घोटना है। घोट कर इसको सुखा के हमें टिकिया बना लेना है। टिकिया बनाने के बाद इसको हमें पुट्ट देना है। कौन सा पुट्ट देना है? तो हमें लघु पुट्ट देना है। कितने पुट्ट देने हैं? तो 3 पुट्ट देने हैं, जिसकी वजह से हमें श्वेत वर्ण की उत्तम भस्म में प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा मारड़ विधि क्या है कि हमें जो शोधित मोती है उसका चूड़ बनाना है। चूड़ बनाने के बाद इसे गुलाब जल में भावना देनी है। गुलाब जल से भावना देने के बाद इसको हमें टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाने के बाद लघु पुट्ट देना है। लघु पुट्ट देने से हमारा जो मोती मुक्ता भस्म है श्वेत वर्ण का बनकर तैयार हो जाएगा। अब मुक्तापृष्टि की बात करते हैं। तो जैसे हमने मारड़ किया है वैसे ही हमें पृष्टि बनानी है। मतलब कि हमें जो शोधित भस्म है, चूड़ है, उसको लेना है। फिर हमें गुलाब जल लेना है, उसमें हमें इसका मर्दन करना है। चूड़ का कितने दिन तक? 3 दिन तक मर्दन करेंगे। मर्दन करके सुखा लेंगे तो वही हमारी क्या तैयार हो जाएगी? पृष्टि, मुक्ता पृष्टि इसी को बोलेंगे। अब प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो जो हमने मुक्ता भस्म बनाने के लिए जो हमने पुट्ट दिया था, उस पुट्ट की वजह से भस्म के अंदर कुछ गुणों की वृद्धि होती है। कौन कौन से गुणों की वृद्धि होती है? तो उसके अंदर लघुता, शीघ्र व्याप्ति और दीपन, इन तीनों गुणों की वृद्धि हो जाएगी। इन गुणों की वृद्धि होने के कारण क्या होता है? ये भस्म शीघ्रता से शरीर में फैल जाती है और शरीर में फैलने के बाद ये क्या करती है? जठराग्नि को प्रदीप्त कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। और जठराग्नि को बढ़ाने के बाद ये अपना कार्य करती है। अब फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, कैल्शियम, कार्बन, ये सब पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं।
फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका रस कैसा होता है, मधुर होता है। गुड़ इसका शीत और लघु होता है। बीर इसका शीत होता है और विपाक इसका मधुर होता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, रवि मधुर, मतलब रा से हमारा रस हो गया, बी से हमारा विपाक हो गया, तो क्या है, रवि मधुर है और बीजी शीत हैं। बी से हमारा क्या हो गया, बीर हो गया, और जी से हमारा क्या हो गया, गुड़ हो गया, तो बीजी क्या है, शीत हैं। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अब इसके दोष प्रभाव की बात करते हैं तो इसका दोष प्रभाव क्या है, ये पित्तहर होता है और कफ पित्तहर होता है। इसके कर्म की बात करें तो ये कौन कौन सा कर्म करता है, तो ये बृंघड़, वृष, आयुष्य, पुष्टिकर, विषहर, ये सब कर्म करता है। मेध्य, दीपन, भेदन, कांतिप्रद, बल्य, ये सब कर्म करता है। और दंत उद्भव, दंत उद्भव क्या, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो दांत निकलता है उसके उसमें ये क्या करता है, सहायता करता है, दांत निकालने में ये सहायता करता है। और क्या करता है, तो ये बॉडी हीट को रिड्यूस करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, कूल करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी कर्म करता है, एंटी एसिड, एंटी माइक्रोबियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारे ये कर्म करते हैं। आपको जितनी भी भस्म है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एसिड, एंटी माइक्रोबियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी स्ट्रेस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये सारे कर्म जो हैं, आप सारे जितनी भी भस्म है उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको उसके कर्म नहीं याद आ रहे हैं तो आप ये इतना उसके अंदर डाल देंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर काट नहीं सकता है। अब व्याधि प्रभाव की बात करते हैं तो किस किस व्याधि में इसका प्रयोग करेंगे, तो राजक्षमा, कास, क्षय, श्वास, अग्निमंद, प्रमेह, वात व्याधि, संताप, इन सब रोगों में इसका प्रयोग करेंगे। और जो चंद्र के प्रकोप से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं व्यक्ति के अंदर, जैसे गलगंड हो गया, गंडमाला, ज्वर, छर्दी, क्षय, कास, शूल, जलोदर, आमतिसार, ये सब रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं। और साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन हो गया, डिमेंशिया हो गया, एंजाइटी हो गया, इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, हार्ट ब्लॉक्स अगर हो गया है उसमें, हार्ट अटैक में, ब्लड क्लॉट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके मात्रा की बात करें तो कितनी मात्रा हमें इसकी देनी है, तो 1/4 से 1 रत्ती देनी है, मतलब 60 mg से 125 mg तक हम पेशेंट को इसकी मात्रा दे सकते हैं। अनुपान की बात करें तो क्या क्या अनुपान लेने को उसको बोलेंगे पेशेंट को, तो शहद, मक्खन, मलाई और जो भी औषधियाँ हैं उनके योगों के साथ, जैसे सरस हो गया, क्वाथ हो गया, इन सब के साथ भी हम लेने को दे सकते हैं ये भस्म। पथ्यापथ की बात करें तो जो भी अम्ल वाली चीज़ें हो गई, जो विदाही अन्न मतलब जो दाह उत्पन्न करने वाले अन्न होते हैं, छार हो गया, तली भुनी चीज़ें हुई, जो भी तेल से बनी चीज़ें होती हैं, इन सब का सेवन नहीं करना है, ये सब क्या है, अपथ्य है। सेवन काल की बात करें तो कितने बार उसको लेना है, तो दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। सुबह खाली पेट लेना है और शाम को सोने से पहले ये भस्म लेनी है। काल मर्यादा की बात करें तो इसको 2 से 3 मंथ तक यूज़ करा सकते हैं, पेशेंट को हम दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस भस्म का वैसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट इसका ओवरडोज ले लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो लो हो जाता है। अब अशुद्ध आप यदि सेवनजन्य व्याधियों की बात करते हैं तो जो मुक्ता होता है उसके अंदर 4 महादोष और 6 साधारण दोष होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध या फिर अपक्व भस्म का सेवन कर लेता है तो उसके अंदर 4 महादोष और 6 साधारण दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और क्या होता है, कष्टकर, पुत्र नाशक, सौभाग्य नाशक, मृत्यु कारक हो गया, और विष प्रभाव पेशेंट के अंदर उत्पन्न हो जाएगा, उसकी अग्निमंद हो जाएगी, ये सब विकार उत्पन्न हो जाएंगे पेशेंट के अंदर। इसके योग की बात करें तो इसका योग कौन कौन सा है, कस्तूरी भैरव रस, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो सभी प्रकार के ज्वर में करेंगे और विषम ज्वर में करेंगे। मुक्ता पंचामृत रस इसका योग होता है, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो दीपन, पाचन, ज्वर, कास, क्षय, इन सब में करेंगे। और जो बसंत मालती रस है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो कास, श्वास, ज्वर, इन सब जगहों पे करेंगे। और प्रवाल पंचामृत रस है, इसका यूज़ गुल्म, उदर रोग, प्लीहा रोग हो गया, काश हो गया, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।